हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड एनर्जी। ये जो चैप्टर है वो साइंस इन एवरीडे लाइफ जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 है। तो आज हम देखेंगे फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और इसके कितने कितने टाइप्स है, और हम जो डेली लाइफ में इसका यूज है वो कहाँ करते हैं, ये सब हमको इस चैप्टर में देखना है। तो फोर्स, एनर्जी, ये सारे वर्ड्स तो हम यूज करते ही है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है। फोर्स मतलब किसी ने हमको धक्का दे दिया, हम बोले मेरे पे फोर्स मत कर, है ना। फोर्स होता क्या है? फोर्स एक सिंपल सी चीज है। आप जब किसी चीज को पुश करते हो या फिर किसी चीज को पुल करते हो, इसका मतलब है कि आपने उस चीज पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। किसी को पुश करना या फिर पुल करना, भाई पुश और पुल उसमें भी कंफ्यूजन होती है कि होता क्या है। तो पुश करना मतलब धक्का देना, किसी भी चीज को धक्का देना मतलब उसको पुश करना, और किसी भी चीज को खींचना अपनी तरफ उसको कहते हैं पुल करना, ठीक है। इतना डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं। यहाँ पे ये लोग जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? आप सब साइकिल तो चलाते ही होंगे, तो साइकिल चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वो देखिए। तो साइकिल चलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जो पैडल्स होते हैं उसको फोर्स करते हैं ना, उसको पुश करते हैं नीचे की तरफ, तब जाके वो ऐसे घूमती है और हमारी साइकिल जो है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। फिर और यहाँ पे जो है उसमें क्या है, ये आटा लगा रहे हैं, आटा लगा, नीडिंग अ डो। एक डो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपने मम्मी को कभी आटा लगाते हुए देखा है? मम्मी आटा लेती है थोड़ा सा, फिर उसमें पानी डालती है, फिर उसको ऐसे ऐसे ना ऐसे पुश करती है, पुश करके पूरा आटा जब बन जाता है तब जाके उसकी रोटियां बनती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो लड़की है वो खाना खा रही है। आप जब खाना खाते हो आपने स्पून में लिया और अपने मुंह की तरफ वो स्पून को लाए, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे भी फोर्स लगाना पड़ता है भाई, आपको खुद से ऐसे चम्मच से उठाना पड़ता है, खाना पड़ता है। देन इधर ये लड़का क्या कर रहा है, सिंपली ही इज वॉकिंग, चल रहा है। वो चलने के लिए भी तो हमें काम करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना है कि हम खड़े हो गए और सोच लिया कि चलो वहां तक और हमारी गाड़ी चलने लगी, ऐसे तो नहीं होता, हमको चलना भी पड़ता है। ये क्या करते हैं, चलते हैं तब क्या करते हैं, हम ऐसे पुश कर करके फोर्स लगा के आगे बढ़ते हैं। हियर ये बच्चा क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है शायद। तो ये फुटबॉल जो होता है, कोई भी बॉल होता है उसको किक करना, किक करने में भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे तो कोई चीज होती ही नहीं है ना, जिसमें हम फोर्स अप्लाई करे बिना ही कुछ चीज को यहाँ से वहां पे ले जा सके। ये जो सारे जो है फोर्सेस है, कहीं कहीं पे हम पुश कर रहे हैं, कहीं कहीं पे हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं। तो पुश और पुल, यही इसी का पूरा चक्कर है ये फोर्स का। अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। क्या बोल रहे हैं ये, अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन क्या है? तो फोर्स की डेफिनेशन यही है, हमने जो पहले पढ़ा वही सेम यही। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, वो क्या हो गया, सिंपली हमने फोर्स अप्लाई किया उसको, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आप खेल खेल में भी जो फोर्स है उसका यूज करते हैं, ठीक है। आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में आप जब बॉल को थ्रो करते हो तो थ्रो करने के लिए क्या करते हो उसको, है ना, आपने बैटिंग करनी है, बैटिंग करके जब आप जो बॉल है उसको हिट करते हो तब भी फोर्स अप्लाई होता है। फुटबॉल खेल रहे हो तो उसमें भी जो बॉल है उसको किक करना पड़ता है। आप वो टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, जैसे रस्सी खींच, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे पुल करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे आप जो है फोर्स अप्लाई करते हो, देखते ही हो आप। अ मैन पुशिंग अ कार्ट, a child pulling a toy wagon and a girl opening a door are other examples in which force is being applied to an object, ठीक है। कोई कार्ट है, कोई ट्रॉली है, उसको हम पुल कर रहे हैं, है ना, वो पुल करना, पुश करना, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है। पुल करना, पुश करना सारे जो है फोर्स के एग्जाम्पल है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो भी फोर्स से इफेक्ट क्या पड़ता है, फोर्स से होता क्या है, फोर्स से हम कर क्या सकते हैं। वी कैन नॉट सी फोर्स, हम फोर्स को देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी फोर्स, है ना, मैंने फोर्स अप्लाई किया,
दिखा क्या फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया, नहीं, फोर्स को देख नहीं सकते, बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट, बट हम उसके इफेक्ट देख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ फोर्स दिखता तो है, इसी ने धक्का दिया तो दिखा तो सही कि ये चीज यहां से यहाँ आई, तो वो फोर्स नहीं दिखता, वो उसके आफ्टर इफेक्ट है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई बॉक्स पड़ा है उसको धक्का दे रही हूँ और वो जो बॉक्स है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो ये मैं फोर्स नहीं देख रही, ये मैं फोर्स का इफेक्ट देख रही हूं। Let us examine the effect that force can have on object. First, force can make a stationary object move or make a moving object move faster. फोर्स क्या कर सकता है, तो जो चीज, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अभी आप बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या, तो स्टेशनरी मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिल है, पड़ा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, है ना, कोई भी चीज पड़ी हुई है मतलब रेस्टिंग पर है ना, वो हिल डुल नहीं रही है, वो एकदम रेस्ट पे है, पड़ी हुई है। तो ऐसे पड़ी हुई चीज को हम क्या कहते हैं कि वो स्टेशनरी पोजीशन में, स्टेशनरी है मतलब ऐसे खड़ी हुई है, बैठी हुई है, पड़ी हुई है कहीं पे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव करवा सकते हैं फोर्स से। जो भी चीज ऐसे पड़ी हुई है स्टेशनरी पे उसको हम मूवमेंट करवा सकते हैं, या तो जो ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है उसको और फास्टर मूवमेंट हम करवा सकते हैं फोर्स से, ठीक है। ये कब होगा, जब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन में, वो हिलडुल नहीं रहा, यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक टेबल पे पड़ा हुआ था या फिर जमीन पे पड़ा हुआ था, मैंने उसको हाथ से ऐसे पुश कर दिया, ठीक है, ऐसे पुश कर दिया मतलब मैंने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो एक बात तो क्या हुई उससे कि वो स्टेशनरी पोजीशन में था, अब वो मूव करने लगा, ठीक है, मूव करने लगा। तो फोर्स से क्या कर सकते हैं हम, जो भी चीज स्टेशनरी पोजीशन पे उसको हम मूव करवा सकते हैं। दूसरा कि जो बॉल है वो आगे बढ़ ही रहा है, मूवमेंट कर ही रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, मुझे उसको फास्टर मूव करवाना, तो मैंने उसको एक और बार ऐसे धक्का दे दिया। कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो बॉल मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, वो जो बॉल है वो फास्ट मूव करने लगेगा, है ना, जितना उसकी स्पीड थी उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होता है कि जो भी चीज है, कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन पे है तो हम फोर्स अप्लाई करके उसकी मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसी में और फोर्स अप्लाई करें तो उसकी जो मूवमेंट है उसको फास्टर भी कर सकते हैं। सेकंड, फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और स्टॉप। तो जो फोर्स है उससे हम जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका जो स्पीड है उसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं या तो उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। अब ये कैसे, if the force is applied in the direction opposite to that in which the object is moving। अभी जो बॉल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, अभी मैंने जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया, है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने इधर से हाथ लगा दिया, तो क्या हुआ, या तो वो बॉल की स्पीड कम हो जाएगी या तो वो रुक जाएगा। तो बॉल को अगर मुझे मूवमेंट कर रहा है उसको रोकना है या फिर उसकी स्पीड कम करनी है तो मुझे उसके लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बट कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो पड़ी हुई चीज है उसको मूवमेंट करवा सकते हैं, अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी मूवमेंट को फास्ट कर सकते हैं, या तो फिर अगर फास्ट मूवमेंट कर रहा है तो उसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं और उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी जो फोर्स है वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। बॉल ऐसे ऐसे जा रहा था, सीधा सीधा जा रहा है, मुझे उसको इधर लाना है तो मैंने थोड़ा इधर से फोर्स दे दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी जो डायरेक्शन थी वो ऐसे सीधी थी वो अभी टेढ़ी हो गई। तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन भी उसकी चेंज कर सकते हैं। When it is applied at an angle to the direction of moving object, है ना, कोई एक एंगल पे ऐसे मूव कर फोर्स अप्लाई कर दो तो वो मूव करने लगेगा। फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। आप बोलेंगे कैसे कर सकता है,
एक पेपर है, पेपर ऐसे मस्त पड़ा हुआ है, मैंने उसको ऐसे करके ऐसे बॉल बना दिया, उसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल को मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई करके तोड़ दिया, क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, है ना। तो एवरीडे लाइफ में हम जो है फोर्स अप्लाई कर करके उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम वो सिंपल सी वो क्ले लाते हैं ना, क्ले से हम कुछ भी बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसपे फोर्स ही अप्लाई करते हैं ना, और उससे कितने सारे खिलौने बना लेते हैं, ठीक है। तो ये भी सारे फोर्स का एक एग्जाम्पल ही है ना, सभी फोर्स के क्या है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमको दिखाती है कि हमें कोई भी चीज पड़ी हुई है उसको मूव करवाना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको फास्ट मूविंग करवानी है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो अप्लाई करो फोर्स, उसको स्लो डाउन करना है तो फोर्स अप्लाई करो, उसको स्टॉप करना है तो भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अगर उसको शेप चेंज करना है तो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिंपली आप क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए, क्रिकेट में क्या हुआ, बॉल जो है ऐसे ही रेस्टिंग पड़ी हुई है ना, पड़ी हुई है सीधी रेस्टिंग, बॉलर क्या करता है, बॉलर वो पड़ी हुई बॉल को उठा के उसकी मूवमेंट स्टार्ट करता है, उसको थ्रो करता है बैट्समैन की तरफ, तो क्या हुआ, स्टेशनरी पर था और उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, उसकी मूवमेंट शुरू हो गई, ठीक है। फिर जो बैट्समैन है, बैट्समैन क्या करेगा, बैट्समैन वो बॉल को हिट करेगा, अभी बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, बैट्समैन ने उसको हिट किया तो क्या हुआ, जो बॉल अभी इस डायरेक्शन में आ रही थी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। अभी जो फील्डर खड़ा है, फील्डर के हाथ में अगर कैच आया या फिर बॉल ऐसे ही कहीं जा रहा है तो वो क्या करेगा, अपने हाथों से बॉल को पकड़ेगा, उसके लिए भी फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई किया और बॉल की जो मूवमेंट थी उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब फोर्स ही है, बॉल थ्रो करने के लिए भी फोर्स लगा, उसको हिट करने के लिए भी फोर्स लगा, उसको स्टॉप करने के लिए भी फोर्स लगा, फोर्स लग लग के ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इतना तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अभी फोर्स के टाइप्स क्या है, अभी हमने जो बात करी ये कि बॉल फेंका, इसको हिट किया, इसको कैच किया, तो इस सब में क्या होता है, इस सब में हम जो है अपनी बॉडी से फोर्स अप्लाई करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार जो है फोर्स हमें अपनी बॉडी से ही लगाना है, फोर्स किसी और चीजों से भी लगता है, वो कौन कौन सी है ये हमें जानना है। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। अभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, तो बता रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट, जो सारी चीजों को अर्थ के सेंटर में खींच रहा है ना। हमारी जो अर्थ है उसका भी एक अपना फोर्स है, वो फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारी अर्थ का जो फोर्स है ना उसको ग्रेविटेशनल फोर्स या तो सिंपली बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है, जो अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट को खींचता है। इफ यू थ्रो अ बॉल अप इट कम्स डाउन आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इट इज द अर्थ्स ग्रेविटी दैट कीप्स अस एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। ये क्या बोल रही है कि अगर आप एक बॉल लो और बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो करो, बॉल को ऊपर थ्रो करोगे तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आपने वो पड़ा हुआ था उसको फोर्स दिया, उसको ऊपर भेजा, वहां से आप कुछ भी करने नहीं जाओगे, कुछ फोर्स अप्लाई करने जाना नहीं है, ना ही डायरेक्शन चेंज करने जाना है, फिर भी वो बॉल जो है अपने आप जो है जमीन की तरफ वापस आएगा। क्यों आएगा, कोई फोर्स तो अप्लाई किया नहीं, बट यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसको हम सिंपली कहते हैं ग्रेविटी लग रही है। तो ग्रेविटी जो अर्थ की है वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। अभी हम जो जमीन पे खड़े रहते हैं वो भी ग्रेविटी के कारण ही है, ग्रेविटी है तो मैं ऐसे सीधे खड़ी हूं। स्पेस में क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती है तो हम क्या खड़े रह सकते हैं, नहीं खड़े रह सकते, हम हवा में तैरने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब ग्रेविटी के लिए है कि ग्रेविटी हमको ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी रह सकती हूँ, है ना। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो मैं ऐसे जमीन पर खड़ी रह सकती नहीं, ऐसे हवा में तैर रही होती, अभी आप सब भी तैर रहे होते। तो ये जो फोर्स है वो अर्थ का फोर्स है ना, इसका सिंपली हम ग्रेविटी बोलते हैं या तो ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आपने देखा ही होगा, हम सब लोग खेलते रहते हैं ना, हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये तो एक खिलौना है कि सारी जो
आयन की चीजें होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम मैग्नेट लेके जाते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज चिपक रही है कौन सी नहीं चिपक रही, मजा आता है, ठीक है। बट ये मैग्नेट में भी क्या होता है, अपना एक फोर्स होता है। मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है, जिससे वो सर्टन चीजों को, सर्टन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मतलब कि उसमें भी फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म इज द फोर्स विथ विच a magnet attracts metal such as iron and nickel and other magnets, ठीक है। तो मैग्नेट्स के अंदर ऐसा फोर्स है जो कुछ चीजों को अट्रैक्ट करता है। कौन सी चीजें हैं, आयरन एंड निकल, ठीक है। ये मेटल्स है आयरन एंड निकल, उनको अट्रैक्ट करता है, या तो फिर दूसरे मैग्नेट को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट्स में ऑल्सो रिपेल ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स। ये रिपेल क्या होता है, आप बोलोगे ये रिपेल क्या है, अट्रैक्ट तो समझ आया। तो आपने कभी मैग्नेट देखा हो, अगर आपके पास दो मैग्नेट है, ठीक है, तो उसकी कोई भी दो साइड को ना ऐसे पास लाने की कोशिश करो और देखो क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, मतलब दो साइड आप अट्रैक्ट करना चाहोगे ना तो कभी कभी हो जाएगी, बट अगर आप अदर साइड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे ना तो वो अट्रैक्ट नहीं होगी, वो दूर जाएगी। तो दूर जाना जो होता है उसको कहते हैं रिपेल करना, है ना, मतलब अट्रैक्शन को अपोज कर दिया कि नहीं ये जुड़ नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने शायद पढ़ा होगा कि मैग्नेट जो होते हैं ना उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। तो जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट होता है, मतलब ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ नॉर्थ को हम ऐसे मिलाने की कोशिश करेंगे ना तो वो अट्रैक्ट होंगे नहीं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। वैसे ही ये मैग्नेट का साउथ पोल लिया, ये मैग्नेट का साउथ पोल लिया, और मैंने इनको अट्रैक्ट करवाने की कोशिश की कि भाई जुड़ क्यों नहीं रहा है, पर ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑपोजिट पोल होंगे, एक का नॉर्थ एक का साउथ, तभी वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ लिया तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, मतलब अट्रैक्शन के लिए मना करेंगे कि नहीं हम तो नहीं जुड़ने वाले, भाई ऑपोजिट होगा तभी अट्रैक्शन आएगी। अभी आगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बात नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप सभी ने किया है, ठीक है। हम सब बचपन में वो गेम खेलते थे, क्या करते थे, जो स्केल होती थी ना प्लास्टिक की, उसको लेकर ना हम बालों में ऐसे ऐसे घिसते थे जोर से, फिर क्या करते थे, पेपर के पीसेस करते थे और उसको अट्रैक्ट करते थे, है ना। तो स्केल को हम अपने साफ बालों पे, मतलब तेल वेल कुछ डाला नहीं है, मस्त शैम्पू करके बाल लाए हैं और ऐसे बालों पे ऐसे रब किया, फिर क्या करते हैं, पेपर के कटिंग्स लेके उस पे ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो स्केल होती थी ना प्लास्टिक के, उस पे वो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट हो जाते थे, है ना। आप सभी ने ये चीज की है, नहीं की है तो करके देखो होता है कि नहीं वर्क। तो ये जो स्केल पे ऐसे हम कुछ चिपकाएंगे, पेपर तो चिपकेगा नहीं, चिपकेगा। बट हमने ये चीज करी कि उसको बालों में ऐसे घिस के फिर पेपर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो हो गया। तो ये जो स्केल के अंदर फोर्स अप्लाई हुआ, ये कौन सा फोर्स है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आया, तो हमने जब वो स्केल को बालों में रब किया तो हमने उस स्केल को चार्ज किया, है ना, उससे स्केल क्या हो गई, चार्ज हो गई। और वो जो चार्ज बॉडी है वो अपने से हल्की बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए जो स्केल है उससे जो पेपर के पीसेस है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ, है ना। पुराने टाइम में भी क्या होता था, जो एम्बर होता था ना, एम्बर मतलब एक मटेरियल है जो कहां से आता है, जो आता है ट्रीज का जो रेजिन होता है ना, ऐसी एक चीज है। तो वो जो है जब चार्ज हो जाती थी और वो जब चार्ज होने के बाद किसी और मटेरियल के साथ उसको रब करते थे तो क्या होता था, तो वो अट्रैक्ट करती थी लाइटर ऑब्जेक्ट को, है ना, अपने से जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा उसको अट्रैक्ट कर देती। सिमिलरली इफ यू रन अ कॉम्ब थ्रू योर ड्राई हेयर, द कॉम्ब गेट्स चार्ज एंड इट इज एबल टू अट्रैक्ट टाइनी बिट्स ऑफ पेपर। अगर आपके घर में कंघी है प्लास्टिक वाली और अपने ड्राई हेयर को ऐसे कंघी करते हो तो वो कंघी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, फिर जो पेपर के पीसेस होंगे उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हमने देख लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। मतलब एक कोम है, प्लास्टिक का कोम है, हमने उसको ड्राई हेयर पे ऐसे रब किया,
वो चार्ज हो गया, वो अपने से जो लाइटर ऑब्जेक्ट है मतलब हल्के ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि एक जो बॉडी है वो चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो वो जो चार्ज बॉडी है वो जो है दूसरी जो अनचार्ज बॉडी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। The force that a charged body exert on another charge or uncharged body is called electrostatic force। किसी और चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करती है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, a mechanical force comes into play when a pull or push comes in a physical contact with an object। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पुश और पुल करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं। मैंने डोर ओपन किया, डोर क्लोज किया, मैं पुश करूंगी पुल करूंगी, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट हुआ। व्हेन यू ओपन अ डोर योर हैंड पुशेस द डोर टू ओपन इट। मैकेनिकल फोर्स कैन बेंड, ब्रेक और कंप्रेस थिंग। मतलब मैकेनिकल फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करना है ना, आपने कभी चीज को कंप्रेस किया है क्या? आप जो आटा लगाते हो क्या करते हो, उसको कंप्रेस ही तो करते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मतलब जो फिजिकल फोर्स होता है वही। ये जो है ये वाला फोर्स आपने शायद देखा होगा, महसूस किया होगा, बट इसका नाम ही नहीं पता होगा। ये है बोयंट फोर्स। ये बोयंट फोर्स क्या होता है, ये कौन अप्लाई करता है? तो आप जो है पानी लो, उसमें कोई चीज डालने की कोशिश करो, ठीक है। तो पानी में वो जो चीज है अगर नहीं डूब रही तो थोड़ा सा धक्का लगाओ। थोड़ा धक्का लगाने से क्या होगा, जो पानी है ना वो चीज को ऐसे वापस ऊपर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। तो यही है अपना बोयंट फोर्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन ड्रॉप्ड इन अ वाटर विद आइदर सिंक और फ्लोट ऑन इट। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में डालेंगे तो या तो वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, या तो फ्लोट करेगा, तैरेगा। When an object is dropped in water, the water exerts a net upwards force that pushes the object up। तो वो जो वाटर है उस पर नेट फोर्स डालेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बोयंट फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसी को हम क्या कहते हैं, बोयंट फोर्स। The buoyant force is equal to the weight of water displaced by the object। तो ये buoyant force होता कितना है, कितना लगेगा, हमने जो भी ऑब्जेक्ट डाला है वो ऑब्जेक्ट का वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो जो 2 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, तो उतने वेट का जो हम जितने वेट का ऑब्जेक्ट डालेंगे उतना पानी क्या है उससे ऊपर आएगा, ठीक है, उतना फोर्स लगेगा। और ये जो स्टेटमेंट है ना कि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है आर्किमिडीज। और ये जो प्रिंसिपल है इनको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। आप जैसे आगे बढ़ोगे इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा है, मजा आएगा इसमें। तो ये बोयंट फोर्स तो आप घर पे भी करके देख सकते हो, है ना। पानी में कुछ चीज डालने की कोशिश करो, वो वापस ऊपर आती है कि नहीं, चेक करो। क्या लगाएगा ये, बोयंट फोर्स। अभी ये जो है फोर्स के टाइप यहाँ पे खत्म होते हैं। आगे है फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन, सॉरी एक है फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। अभी ये फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। आपने ये नाम तो सुना होगा कि भाई फ्रिक्शन लग रहा है ना, कुछ घिस रहा है ना, घर्षण हो रहा है, ये क्या है। Frictional force or friction is the force that tries to stop the movement of object across a surface। तो फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट को अपोज कर रहा है, उसकी मूवमेंट को रोक रहा है, ठीक है। आपने एक बॉल को ऐसे किसी सरफेस पे धक्का दिया, उसकी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, एक पॉइंट पे जाके वो बॉल रुक जाएगी। आपने उस पे खुद से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी वो बॉल रुक गई, ठीक है। आप कोई टेबल लो बड़ा सा, उस पे एक बुक रखो, उसको से धक्का दो, पुश करो, थोड़ी देर बाद वो बुक रुक जाएगी। बुक पड़ी हुई थी, उसको आपने मूवमेंट करवाना था, तब आपने खुद से फोर्स अप्लाई किया, बट उसको रोकने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली रुक गई। वो ऑटोमेटिकली क्यों रुक गई, तो ये फ्रिक्शन की वजह से रुक गई, फ्रिक्शन की वजह से रुक गई, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन क्या करता है, जो मूवमेंट होती है उसको अपोज करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग ऑल टुगेदर,
ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन लगने से वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट या तो स्लो डाउन हो जाती है और बाद में जाके स्टॉप हो जाती है। मूवमेंट अक्रॉस स्मूथ सर्फेसेस सच एज आइस एंड ग्लास प्रोड्यूसेस लेस फ्रिक्शन। तो जो सरफेस स्मूथ होती है ना वहां पे फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। अगर जमीन है, जमीन पे पानी डाला हुआ है, ठीक है, और वहां पे आप चलने का ट्राई करो तो आपको कैसा होगा, थोड़ा मतलब हार्ड लगेगा, करे यार फिसलने का डर है, कहीं फिसल गया तो, फिसल गई तो, ठीक है। और अगर सरफेस एकदम रफ है तो आप आसानी से चल सकते हो, है ना, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती। मतलब कि जितनी ज्यादा रफनेस होती है उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगता है ना। आप जब चलते हो, पानी वाली सड़क है उस पे चलोगे तो क्या होता है, तो चलना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे स्लिप कर जाने का डर होता है। लेट अस डिस्कस सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो चलो देखते हैं फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, हमको कहाँ कहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो हेल्पफुल होता है, और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले देखेंगे एडवांटेजेस। फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू वॉक। तो फ्रिक्शन जो हमारे पैर और जमीन के बीच में लग रहा है उससे पॉसिबल होता है कि हम वॉक कर पाए। हमारे पैरों के बीच में, मतलब हमने जो शूज पहने हैं या फिर कुछ नहीं भी पहना है तो भी हमारे पैर और जो जमीन है उसके बीच में ना एक फ्रिक्शन है, उसके कारण ही हम चल सकते हैं। We find it hard to walk on ice or on smooth polished floor as movement across these surfaces produces less friction। तो जो भी स्मूथ सरफेस होगी ना वहां पे चलने में दिक्कत होती है ना। अगर बर्फ पे चलने की ट्राई करो तो आप फिसल जाओगे। अगर किसी फ्लोर पे, अब कभी कभी होता है ना कि किसी ने केला खा के छिलका डाल दिया, हमारा पैर उस पर पड़ता है तो भी हम फिसल जाते। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है। अगर कहीं ऑयल गिरा हुआ है तो भी क्या होता है, हम फिसल जाते। क्यों? क्योंकि जो वो रफनेस है वो नहीं रही, वो जो सरफेस है स्मूथ हो गई। तो जो स्मूथनेस होती है ना उससे हम अच्छे से इजीली वॉक नहीं कर पाते। तो वॉक करने के लिए क्या जरूरी है, फ्रिक्शन जरूरी है, ठीक है। हमारे जो पैर है, जमीन है, उसके बीच में फ्रिक्शन लगना जरूरी है। फ्रिक्शन लगेगा तब जाके हम इजीली चल पाएंगे। That is why we often slip on icy ground or a wet floor। ये तो हमको पता ही है। The friction between the tire of vehicle and a road makes them roll forward। तो हम जो हमारी जो गाड़ियां हैं, आपकी जो साइकिल होगी, साइकिल के टायर और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, इसी वजह से आपका जो साइकिल है वो आगे बढ़ती है। Thus friction make movement of vehicle possible। तो फ्रिक्शन नहीं होता तो ना ही हम चल पाते, ना ही जो गाड़ियां हैं वो मूव कर पाती। सोचो फ्रिक्शन कितना जरूरी है ना। फ्रिक्शन है तो हम भी चल पा रहे हैं और गाड़ी भी आगे मूव कर पा रही है। फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द ब्लैकबोर्ड मेक्स इट पॉसिबल फॉर द टीचर टू राइट ऑन द ब्लैकबोर्ड। तो जो आपकी टीचर है ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखती है तो वो चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच में, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, इसी वजह से वो सरफेस पे लिख पाते हैं। और इसी वजह से आप जो है पेंसिल से या पेन से पेपर पे भी लिख पाते हैं, है ना। आप पेंसिल से पेपर पे क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन है। वो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। और ये फ्रिक्शन की वजह से ही आप इरेज भी कर पाते हैं, ठीक है। लिखना, मिटाना, ये सब फ्रिक्शन की वजह से है। चलना, दौड़ना, है ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ये सब चीजें इजीली नहीं कर पाते, है ना। एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों की जो सरफेस टच होगी वहां पे फ्रिक्शन लगेगा, है ना, ऐसे। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अभी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फ्रिक्शन मेक इट हार्ड टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट सच एज अ हैवी पीस ऑफ फर्नीचर और हैवी बॉक्स अक्रॉस अ फ्लोर। तो फ्रिक्शन से कभी कभी क्या होता है कि कुछ भारी चीजों को हटाने में मुश्किल भी पड़ती है ना हमको। जैसे बड़ा सा बॉक्स रख दिया या फिर घर में कोई सामान है, बेड पड़ा हुआ है, सोफा पड़ा हुआ है, उसको हटाने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। अगर भी स्मूथ सरफेस होती तो हम इतना ही पुश करते और वो आगे बढ़ जाता, बट नहीं, फ्रिक्शन है तो वो वहां पर जमा हुआ है, हमें उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है हटाने के लिए। फ्रिक्शन जनरेट्स हीट। फ्रिक्शन से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। आप बोलोगे फ्रिक्शन से हीट कैसे जनरेट हुई? आप अपने दो हाथ जो है उसको रब करो, रब करने से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, है ना। तो ये जो क्या होता है, फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन लगने से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है।
यू कैन फील इट बाय रबिंग योर पाम्स टुगेदर फॉर सम टाइम। ठीक है, आप ये कर सकते हो। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज डैमेज टू मशीन पार्ट सच एज कार ब्रेक्स। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, उससे क्या होता है, उससे हमारे जो कार की जो ब्रेक होती है ना, उसमें डैमेज आ जाता है ना, क्योंकि भाई हमको तो फ्रिक्शन चाहिए था, गाड़ी रोकनी थी, बट हीट प्रोड्यूस हो गई, गर्मी से पार्ट जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं कभी कभी। फ्रिक्शन कॉजेस डैमेज टू टायर्स ऑफ व्हीकल। फ्रिक्शन से जो टायर होता है ना हमारे व्हीकल का, उसमें भी डैमेज आता है। आप देखोगे, आपने नई साइकिल ली है तो उसके टायर्स देखना है ना, मस्त डिजाइन बनी हुई होगी, उसमें नए नए लग रहे हैं, पर 1 साल बाद 2 साल बाद चला के देख लो क्या होगा, उसकी सारी जो डिजाइन है ना वो मिट जाएगी। आपको लगा अरे डिजाइन कहाँ पे चली गई, है ना। तो ये फ्रिक्शन की वजह से सारी डिजाइन भी उसकी खत्म हो गई। क्यों? फ्रिक्शन लग रहा है ना भाई, घिस गया वो सारा। आपने साइकिल इतनी चला भी तो ली, फ्रिक्शन की वजह से ही साइकिल तो चली, बट उसमें क्या हुआ, टायर भी आपको भी चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक नहीं लग रही है, स्मूथ हो गया है टायर। ठीक है। The sole of your shoes and machine parts making this object wear away with the time। आपके जो शू होते हैं, शू के नीचे भी नया नया शू लाते हैं तो मस्त डिजाइन बड़ी बनी होती है, अच्छे से हम चल भी पाते हैं। टाइम के साथ वो भी घिस जाता है। ठीक है, हम तो फिर क्या होता है, आपके जब शूज का नीचे का जो सोल है उसकी डिजाइन जब घिस जाए तब आप चलते हो ना, तो आपको लगता है कि अरे मैं कहीं फिसल ना जाऊं। क्यों? क्योंकि अभी फ्रिक्शन कम हो गया है, तो आपको शूज नए लाने पड़ेंगे। तो यही सब चीजें हैं। फ्रिक्शन अच्छा तो है, बट क्या है, नुकसान भी करता है कि भाई शूज जो है हम सालों साल तक नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि वो घिस जाता है। दिस इज द रीजन वाई मशीन पार्ट्स नीड टू बी ऑयल्ड रेगुलरली। तो मशीन पार्ट जो है उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा तो वो घिसेगा, अच्छे से चल नहीं पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें ऑयल डालना पड़ता है। ठीक है, आपने किसी दुकानों के शटल तो देखे होंगे, वो शटल में क्या होता है, जो बाजू में गैप जो होती है वहां पे ग्रीस लगाया हुआ होता है। ठीक है, हमारी जो पापा को पूछना कि आपकी गाड़ी जो है, कार जो है, बाइक जो है, उसमें इंजन है, उसमें हम ऑयल डालते हैं ना, क्यों? ऑयल नहीं डालेंगे तो क्या होगा, पूछ के देखना कि होता क्या है, ऑयल क्यों डालना पड़ता है। ऑयल डालेंगे तो जो वर्क है, मशीन जो है स्मूथली वर्क करेगी। ऑयल इज स्लिपरी एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन। तो मशीन में ऐसा नहीं है कि एक पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है, वो सारे मेटल्स के बने हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो घिस जाएंगे, है ना। फ्रिक्शन होगा तो ये क्या होता है, मशीन जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसके लिए ऑयल डालते हैं कि वो जो है स्मूथली वर्क करे। चलो आगे हम देखते हैं एनर्जी। ठीक है, यहां तक जो था वो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स के टाइप्स भी देख लिए, फ्रिक्शन भी देख लिया, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब हम देखेंगे एनर्जी क्या है। एनर्जी है ना, हम अपनी ताकत को बोलते हैं एनर्जी है, हमें बहुत सारी एनर्जी है, बट क्या सिर्फ यही एनर्जी है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अभी आप बोलेंगे कौन सा वर्क? कोई भी वर्क करने की एबिलिटी, कोई भी काम करने की क्षमता जो है उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। एनर्जी टू डू एनी वर्क, है ना। कोई भी वर्क करने के लिए मेरे में एनर्जी है, मेरे में एनर्जी नहीं है, मतलब अभी मैं एबल नहीं हूं वो काम करने के लिए, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ये 5-50 किलो की चीज को उठा सकूं। क्यों? मैं नहीं कर सकती, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है। हम बोलते हैं कि भाई मेरे में इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं 5 किलोमीटर चल पाऊं। तो ये क्या है? एनर्जी मतलब सिंपली किसी भी काम करने की एबिलिटी। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वी विल डिस्कस अ फ्यू हियर। तो एनर्जी तो बहुत सारी है, आपको उसमें से कुछ पढ़नी है। सबसे पहला है हीट एनर्जी। हीट, चलो हीट एनर्जी का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, हीट एनर्जी तो आपको पता ही है। बर्निंग फ्यूल सच एज कोल, एलपीजी एंड कैरोसिन रिलीज हीट एनर्जी। तो ये जो फ्यूल्स है, फ्यूल को बर्न करके, जैसे कोल है, एलपीजी मतलब जो आपके घर में सिलेंडर वाला गैस आता है ना, लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस, वो एलपीजी वाला होता है। देन कैरोसिन रिलीजेस हीट एनर्जी, वो क्या करते हैं? हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। इन आवर होम वी यूज हीट एनर्जी टू कुक फूड। हमारे घर में हम ये एनर्जी का यूज करके खाना बनाते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास गैस का सिलेंडर है, उससे गैस स्टोव अटैच है। क्या करेंगे? एक लाइटर जला देंगे, बटन ऑन कर देंगे और क्या हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट से हम अपना जो फूड है उसको कुक करते हैं। तो ये सिंपली क्या है? हीट एनर्जी। एनर्जी मिल रही है, किसके फॉर्म में मिल रही है? हीट के फॉर्म में मिल रही है, तो वो हीट एनर्जी हो गया। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी।
लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट एनर्जी हमें हेल्प करती है हमारी आसपास की चीजों को देखने में। इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प, ट्यूबलाइट एंड कैंडल आर सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये जो है हमारे घर में लाइट्स, बल्ब सब लगे हुए होते हैं ना, वो सोर्स है लाइट एनर्जी का। द सन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। सन जो है वो भी एक सोर्स है लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी मतलब वो लाइट एनर्जी जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, हम एबल हो सकते हैं कि चीजें देख पाए। आप अभी मुझे देख रहे हो क्योंकि मेरे पर लाइट है। अगर लाइट ही नहीं होती, मैं अंधेरे में होती, तो आप मुझे देख पाते? नहीं देख पाते। ठीक है, तो लाइट से क्या होता है, हम जो है चीजें देख पाते हैं। सन जो है, सन भी क्या करता है, एक सोर्स ही है लाइट का, है ना। सन है, सुबह में हम सब दिन में पूरा दिन हम देख पाते हैं, रात को अंधेरा हो जाता है। अभी तो लाइट है, इसके लिए हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी फिर से फोर्स में भी था, मैकेनिकल फोर्स। एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज because of its position, potential energy, or its movement, kinetic energy is called mechanical energy। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? वो जो पोजीशन में है उसकी एनर्जी, या तो फिर वो मूवमेंट में है उसकी एनर्जी। यहाँ पे दो टाइप की है, आप बड़े होगे तब आपको सीखने में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी चीज पड़ी हुई है, मेरे पास पोटेंशियल है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे हिला के तो दिखाओ, है ना। तो अगर कोई छोटा बच्चा आ जाएगा तो मैं नहीं हिलूंगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है, जो चीज स्टेशनरी पोजीशन में पड़ी हुई होती है तब जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और कोई चीज अगर मूवमेंट में है, चल रही है, तो जो उसकी एनर्जी है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी है इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। द वाटर स्टोर बिहाइंड अ डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी। जो डैम होती है ना, डैम के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो वो जो स्टोर किया हुआ पानी है उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, which gets converted to kinetic energy as the water falls from height। जब वो जो डैम होती है बंद है, उसके सारे गेट, ठीक है, सारे गेट्स बंद है, तो उसमें पानी भरा हुआ है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही डैम के गेट खोल देते हैं, डैम के गेट खोल दिए तो सारा जो पानी है, पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, अभी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। ठीक है, पोटेंशियल है, पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, गेट्स खोल दिए, अभी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, पानी बहता है, कितना सारा फोर्स होता है। ठीक है, आप अगर किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे आसपास डैम या फिर कोई नदी या कैनाल है, तो आपने ये फील किया होगा, क्या फील किया होगा कि भाई जो पानी है उसमें तो इतना फोर्स होता है कि जब उसके गेट खोलते हैं ना, तो नदी में इतना फोर्स से पानी आता है कि नदियों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी थी, गेट खोल दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? अभी इलेक्ट्रिकल जो चीजें है ना वो चलती है ये इस एनर्जी से। अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एंड वॉशिंग मशीन यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो हमको पता है भाई, हमारे घर में जो भी ट्यूबलाइट चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, टीवी चल रही है, एसी चल रहा है, वो सब किस पे चलता है? सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके चल रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड एट पावर स्टेशन एंड सप्लाइड टू आवर होम्स। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रोड्यूस कहाँ पे होती है? तो उनके लिए ना पावर स्टेशन होते हैं, वहां पे बनती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, वहां पे बनती है और वहां से हमारे घरों तक सप्लाई की जाती है ना। जो बिजली के खंभे होते हैं वहां से वायर लगे हुए होते हैं, हमारे घर तक आते हैं। तो इस तरीके से बिजली को पावर स्टेशन में जनरेट करते हैं, जनरेट करके उसको घर घर तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम विंड एनर्जी। ये विंड एनर्जी क्या है? जब हवा चलती है, हवा मतलब आप बोलेंगे एयर नहीं, जो तेज हवा चलती है ना, विंड, वो जो हवा चलती है तब उससे क्या करते हैं, जो है उसमें भी पोटेंशियल होता है, वो जो हवा का यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, हवा चल रही है, वहां पे हमने विंडमिल लगा दिया, विंडमिल से क्या होगा? जैसे ही हवा आएगी, तेज हवा आएगी, विंडमिल घूमेगा और उसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरीके से विंड एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं साउंड एनर्जी।
ये साउंड एनर्जी क्या होती है? आपके घर में म्यूजिक सिस्टम होगा, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम में आवाज कैसे आती है? आप कहीं पे बोल रहे हो माइक में, कहीं से स्पीकर से आवाज निकल रही है, ये होता कैसे है? ये साउंड एनर्जी है। पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर्स, टेलीविजन, रेडियो एंड लाउड स्पीकर्स आर सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी। ये सारे सोर्सेस है साउंड एनर्जी के। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज गिटार एंड तबला ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड एनर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लाउड स्पीकर से ही म्यूजिक एनर्जी निकलती है, ऐसा नहीं। हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है तबला, तबले पे हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ मार दिया तो साउंड प्रोड्यूस हो गया, तो ये क्या है? ये भी साउंड एनर्जी है, ठीक है। ये भी क्या है? साउंड एनर्जी। आप गिटार बजा रहे हो, सितार बजा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो, सब कुछ क्या है? साउंड एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। साउंड की एनर्जी तो है कौन से फॉर्म में? साउंड की फॉर्म में, तो ये क्या हो गई? साउंड एनर्जी। अभी देखते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, आपने आपके घर के ऊपर बिल्डिंग्स में ऐसे सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे, है ना। ये क्या काम करते हैं? सोलर पैनल्स का काम क्या होता है? तो आपको पता है कि वो जो लाइट होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हमको इतना पता है, ठीक है। तो यही है, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमको सन से मिलती है, सूरज से मिलती है, वो एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड हीट, लाइट, हॉट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो हमें सन से लाइट मिलती है, सनलाइट जो हमें मिली, वो क्या हो गई? सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो पूरे घर की बिजली चलती है, ठीक है। अगर सोलर कुकर है तो उससे जो है खाना भी बनता है, सोलर हीटर है तो उससे पानी भी गर्म होता है। मतलब सोलर एनर्जी तो है, हमें उसका यूज करना है, यूज करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी एनर्जीज में। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ, ठीक है। जो अर्थ है हमारी, जो अर्थ की एक हीट है, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एनर्जी तो हमारे पास है, जो तेज हवा चल रही है उसमें भी एनर्जी है, पानी जो है बहता हुआ उसमें भी एनर्जी है। एनर्जी सोलर एनर्जी में, जियोथर्मल एनर्जी में भी है। सारी एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर उस बिजली से सारी चीजें चलती है, ठीक है। तो ये जो सारे फॉर्म ऑफ एनर्जीज है। आगे देखते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? सो द एनर्जी दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी जिनको हम टाइम के साथ रिन्यू कर सकते हैं, मतलब ऐसी एनर्जी जो खत्म नहीं होगी, टाइम के साथ हम दोबारा उसको जनरेट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी आर एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। अभी सन की मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने इतनी धूप यूज कर ली तो बाजू वाले के लिए नहीं बचेगी, ऐसा तो नहीं होता है। वो तो है ही भाई, सूरज है, हवा है, जियोथर्मल एनर्जी है, तो ये सारी जो एनर्जी है उसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यूज कर ली थोड़ी सी धूप तो वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, मतलब ये खत्म नहीं होने वाली है। Energy that cannot be renewed or replenished over a period of time is called non-renewable energy, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जो टाइम के साथ हम रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहेंगे। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जो एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल से जनरेट करते हैं सच एज कोल एंड पेट्रोलियम इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। जो जमीन के अंदर से कोल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनता है, हमको भी पता है कि इनका तो जो भी हमें पता है कि ये जो सारे फ्यूल है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे और इनको बनने में तो करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं, तो शायद हम इनको रिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो फॉसिल फ्यूल है ये सारे कैसे नॉन रिन्यूएबल, कि अभी हमारे पास जितना जमीन के अंदर है हम उसको क्या करते हैं, माइन कर करके कोयले को निकाल रहे, बट इतनी खत्म हो जाएगा। तो ये कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, हम इसको रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। अब जो है एनर्जी यहाँ पे खत्म होता है। अभी है हमारे मशीन्स, हमको मशीन पढ़ने हैं। मशीन क्या होते हैं? सबसे पहले है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन किसको कहते हैं? वी यूज वेरियस टूल्स सच एज पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ सीजर और व्हील बैरो एटसेट्रा। तो हम बहुत सारे टूल्स को यूज करते हैं, है ना, पेयर ऑफ टोंग्स, पेयर ऑफ सीजर, व्हील बैरो एटसेट्रा टू मेक अवर वर्क इजियर इन अवर एवरीडे लाइफ।
तो इससे क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है वो इजी हो जाती है। आपको एक एग्जांपल तो सीजर्स का ही ले लेते हैं, ठीक है। जो सीजर होती है उससे क्या होता है, उससे हम कोई चीज को काटते हैं, कट करते हैं, पेपर कट करने के लिए, कपड़ा कट करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये कैंची यूज करनी क्यों है, क्योंकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल मशीन क्या करती है, सिंपल मशीन कुछ नहीं करती, हमारा जो काम होती है वो आसान कर देती है, इजी कर देती है। These tools are called machines. A machine can be defined as a tool that makes our work or effort machine easier by helping us overcome a larger force. क्या करती है मशीन, मशीन सिंपल जो मशीन होती है वो जो हमारा वर्क होता है वो इजी कर देती है। हमको अगर कपड़ा फाड़ना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई किया कैंची पे, सीजर्स पे, और कपड़ा क्या है, कट हो गया। तो मतलब हमको क्या करना है, हमारा जो काम है वो इजी करती है ये मशीन। लगती है सिंपल, पर मानो कि अगर दुनिया में एक सीजर्स होती ही नहीं तो क्या होता है ना। हम नॉर्मली जो चाकू देखते हैं वो भी तो एक सिंपल मशीन है, हमारी जो पेन है वो भी तो एक मशीन है। तो सारी छोटी मोटी चीजें जो है सारी की सारी मशीन है। A machine can be defined as a tool that makes our work easier by helping us to overcome a larger force called load by applying a lesser force called effort, ठीक है। मतलब जो लार्जर फोर्स है, मतलब जो हमारा लोड है, ठीक है, वो लार्जर फोर्स है, और जो हम एफर्ट करते हैं है ना वो लेसर फोर्स है। मतलब हमें कपड़ा काटना है वो जो है वो लोड है हमारे लिए, है ना, वो लोड है, वो उसके लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। बट हम क्या करते हैं, उसमें जो कम फोर्स अप्लाई, मतलब जो एफर्ट है उसके लिए कम करते हैं। कैंची से काटना है तो जो कैंची से काटेगी वहां पे हमको एफर्ट करना पड़ता है। वो एफर्ट कैसा हो जाता है, बहुत ही लेस। कपड़ा फाड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ पे क्या होगा, कम लगेगी। मशीन में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, तो मशीन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सिंपल ही होते हैं, सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अ सिंपल मशीन यूजेस अ सिंगल अप्लाइड फोर्स एफर्ट टू ओवरकम अ सिंगल फोर्स लोड। तो सिंपल मशीन में क्या होता है, एक सिंगल एफर्ट होता है, एक सिंगल लोड होता है। अ कॉम्प्लेक्स मशीन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। बट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि दो से ज्यादा मशीन एक साथ काम कर रहे होते हैं। There are 6 type of simple machines: lever, wheel and axle, pulley, inclined plane, screw and wedge। तो 6 टाइप के सिंपल मशीन हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला है लीवर। लीवर क्या है, अ लीवर इज अ रिजिड रॉड अरेंज इन सच मैनर दैट इट कैन मूव फ्रीली अराउंड अ फिक्स पॉइंट। लीवर क्या है, लीवर एक रिजिड रॉड है, एक रॉड है लंबा सा, है ना। कोई भी आप रॉड इमेजिन कर सकते हो, आयरन का रॉड आपने देखा ही होगा, या फिर आपने एक स्टंप देखा होगा, ठीक है। तो वो एक रॉड है। एक रॉड क्या होता है, वो वर्क करता है इन अ फिक्स्ड मैनर, है ना, एक जगह से वो जुड़ा हुआ होता है। कोई एक पॉइंट से वो फिक्स होगा, एक पॉइंट उसकी खाली होगी, हमें कहीं पे वर्क करना है, कहीं पे जो है हमारा लोड उठेगा। तो जो लीवर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। लीवर कंसिस्ट 3 पार्ट्स। विच आर दिस 3 पार्ट्स, दीज आर फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। 3 पार्ट है उसके। सबसे पहला है फल्क्रम। ये फल्क्रम क्या होता है, दिस इज द फिक्स पॉइंट अराउंड विच द रॉड मूव्स। ये फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड जो रॉड है वो मूव करेगी, ठीक है। हम सीजर की बात कर लेते हैं, ये जो क्या है इसका फल्क्रम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ये रॉड जुड़ी हुई है, ये एक रॉड हो गई, ठीक है, और ये दूसरी रॉड हो गई, ये कहाँ पे, यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये जो भी रॉड जहां से जुड़ी हुई होती है वो एरिया होता है, उसको कहते हैं फल्क्रम, ठीक है। यहाँ से जुड़ा हुआ है तो ये फल्क्रम, जहां से जुड़ा हुआ होता है फिक्स पॉइंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, फल्क्रम। देन लोड। लोड क्या है, लोड इट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म। लोड क्या है, लोड वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें उठाना है, कहीं रखना है, या फिर जिसपे काम करना है, जिसपे हमें वर्क करना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लोड। एफर्ट, एफर्ट क्या है, इट इज द फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन द रोड इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क। तो एफर्ट वो है जो हमें टास्क परफॉर्म करने के लिए लगाना है, ठीक है। सीजर है, सीजर से मुझे पेपर काटना है, तो पेपर क्या हो गया मेरे लिए, लोड इधर लगेगा, ये लोड हो गया, ठीक है। जहां से जुड़ा हुआ है वो क्या हो गया, फल्क्रम हो गया। और मुझे जहां पे एफर्ट लगाना है, ठीक है, एफर्ट मतलब मुझे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है, काम यहाँ पे होगा,
ठीक है, जिधर काम होगा वो क्या है, लोड है, एफर्ट करना है वो एफर्ट है, जिधर से एफर्ट करेंगे उसको एफर्ट बोलेंगे, ठीक है, जिधर से काम होगा वो क्या हो जाएगा, लोड, लोड हो जाएगा। और जहां से वो रॉड जुड़ी हुई है वो पॉइंट को बोलेंगे फल्क्रम, ठीक है, इधर का फल्क्रम इधर है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में देखते हैं, ये फर्स्ट क्लास लीवर है। Levers in which a fulcrum is located between the load and effort is called first class lever. First class lever में क्या होगा, जो फल्क्रम है वो लोड और एफर्ट के बीच में होगा, ठीक है, यहाँ पे फल्क्रम है, यहां से जुड़ा हुआ है, एफर्ट हम इधर करेंगे, लोड काम इधर होगा। तो लोड और एफर्ट के बीच में अगर फल्क्रम है तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होगा, फल्क्रम जो है वो बीच में होगा। सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर में क्या हो रहा है, तो सेकंड क्लास लीवर में द लीवर इन विच द लोड इज लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, लोड बीच में आ जाएगा, जहां पे लोड बीच में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड क्लास लीवर, ठीक है। बीच में क्या आ जाएगा, लोड, यहाँ पे देख लो फल्क्रम इधर है, रॉड यहां से जुड़ी हुई है, लोड इधर है, हमको एफर्ट इधर करना, ठीक है, तो ये क्या होगा, सेकंड क्लास लीवर। इधर भी देखो, ये जो व्हील बैरो यहाँ पे देखो, फल्क्रम क्या है, इधर हो गया, एफर्ट हमें इधर करना है, लोड कहाँ है, काम कहाँ करना है, इधर, लोड जहां पे बीच में आ जाएगा वो क्या है, सेकंड क्लास लीवर, ठीक है। एग्जाम्पल इज अ व्हील बैरो, अ बॉटल ओपनर एंड अ नट क्रैकर, ठीक है, देखा है ना आपने, नट क्रैकर क्या होता है, लोड बीच में, नट क्रैकर आपने देखा एक जगह से जुड़ा हुआ होता है, पीछे से हमें दबाना होता है और बीच में हम जो नट है उसको रखते हैं, उसको क्रैक करते हैं। देन अ बॉटल ओपनर, आपने कभी किसी सोडा बोतल को ओपन करते हुए देखा है, जुड़ी कहां से, एक जगह से जुड़ी होती है, हम काम इधर से करते हैं और बॉटल मतलब जो लोड है वो बीच में, ठीक है, तो लोड बीच में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, लोड जो है वो बीच में आ जाता है, ठीक है, इधर फल्क्रम होगा या फिर लोड होगा, इधर लोड या फल्क्रम एफर्ट जो है होगा, लोड बीच में आ जाएगा, सॉरी, लोड बीच में आएगा, फल्क्रम और एफर्ट उसके साइड में होंगे, लोड बीच में होगा। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, बीच में होता है फल्क्रम, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा फल्क्रम। थर्ड क्लास लीवर, अब ये थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, अ लीवर इन विच एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड, यहाँ पे जो एफर्ट है वो बीच में करना पड़ेगा हमें, फल्क्रम और लोड जो हो गए साइड पे हो गए, ठीक है, एफर्ट बीच में आ गया, तो एफर्ट बीच में आ गया, फॉर एग्जाम्पल अ स्टेपलर, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ फिशिंग रॉड, ठीक है, यहाँ पे एफर्ट हमें बीच में करना पड़ता है। आपने ऐसे चिमटा तो देखा ही होगा ना, टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स जुड़ा हुआ यहाँ पर है, फल्क्रम यहाँ पर है, ठीक है, लोड जो है आप जो रोटी पापड़ सेक रहे हो यहाँ पर है, एफर्ट हम कहाँ करते हैं, बीच में करते हैं, तो क्या हुआ, एफर्ट बीच में आ जाता है, यहाँ पे एफर्ट जो है वो बीच में आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में क्या बीच में आता है, फर्स्ट में फल्क्रम, सेकंड में लोड और थर्ड में एफर्ट, ठीक है, फर्स्ट में फल्क्रम, याद रखो फर्स्ट में फल्क्रम बीच में आएगा, ओके, सेकंड में लोड और थर्ड में एफर्ट बीच में करेंगे हम, ओके। सो ये जो है मशीन से, मशीन के अंदर था लीवर, और लीवर के अंदर उसके टाइप थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड अ थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। तो यहाँ पे लीवर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं व्हील एंड एक्सेल की तरफ। व्हील एंड एक्सेल क्या है, अ व्हील एंड एक्सेल कंसिस्ट ऑफ अ व्हील रिजिडली अटैच्ड टू अ रॉड कॉल्ड एक्सेल, ठीक है। तो ये व्हील मतलब क्या है, व्हील मतलब एक पहिया है जो एक रॉड से अटैच है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। When the wheel is rotated, the axle is also rotated. जब हम व्हील को घुमाएंगे तो वो रॉड भी पूरी घूमेगी। Example of wheel and axle are a screwdriver, a drug knob and a steering wheel of a car. आपने कार की स्टीयरिंग व्हील तो देखी होगी, है ना, पूरी कार उससे मूव हो जाती है, उसमें क्या होता है, एक व्हील होता है, जो ड्राइवर होता है वो जो है व्हील को मूव कर रहा है, वो जो व्हील है उससे रॉड लगी हुई होती है, ठीक है, और वो नीचे जाके क्या होती है, वो गाड़ी के जो टायर्स है वहां तक जाती है, ठीक है। व्हील है, एक्सेल है, मतलब हमने ऊपर वाला व्हील को ही घुमाया तो वो पूरी रॉड घूमी और ऐसे जो है वो पूरी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पुले। पुले क्या होता है, पुले जो है आपने शायद देखा होगा,
आपने किसी गांव का कुआं हो वहां से पानी खींचते देखा है? वहां पे कैसी अरेंजमेंट होती है? अगर रियली में नहीं देखा तो किसी मूवी में, किसी फिल्म में तो आपने शायद देखा होगा, ठीक है, कि एक रस्सी लगी हुई होती है और उसके बीच में ना एक व्हील होता है। वो जो रस्सी होती है वो व्हील के आर पार जाती है, ठीक है, और उसके एक एंड पर एक बकेट को हम लटका देते हैं और एक तरफ हम हाथ से जो है खींचते हैं। हम ऐसे नॉर्मली भी रस्सी से पानी तो खींच सकते हैं, बट उसमें एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है। अगर वो रस्सी के बीच में एक व्हील लगा दे तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। तो ये जो है ये सेम अरेंजमेंट है। अ पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विथ अ ग्रूव्ड रिम ऑफ अ रोप एंड अ चेन और अ बेल्ट रनिंग अराउंड द ग्रूव। ठीक है, क्या होता है, एक व्हील होता है, देखो यहाँ पे ये है व्हील अपना, है ना, इसको ये फिक्स किया हुआ है कहीं से तो वो फिक्स होगा और ये मूव करेगा, है ना, फिक्स है दोनों तरफ से। बीच में जो होगा होल होगा, हम उसके अराउंड जो है उसको फिक्स कर देंगे और ये जो है उसके बीच में जगह होगी जहां से हम जो है ये रस्सी डालेंगे, ये उसके ऐसे ऊपर होते हुए फिर यहां जाएगी। ठीक है, द व्हील रोटेट्स अराउंड स्टेशनरी एक्सेल, स्टेशनरी एक्सेल के अराउंड जो है व्हील रोटेट कर सकता है। और पुले कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक फिक्स और एक मूवेबल व्हील। ये जो है पुले दो टाइप के होते हैं, फिक्स या फिर मूवेबल। In a fixed pulley, an axle of pulley is affixed to some kind of support such as a hook or a wall। जो ये है उसको किसी से फिक्स किया जाता है, या तो वॉल से फिक्स करेंगे या तो फिर हुक से। एंड वन एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू द लोड, और जो रस्सी का जो एक सिरा होता है उससे लोड जो है वो बांधा जाता है ना, यहाँ पे लोड जो है इसको बांध दिया रस्सी के एक एंड से। This type of pulley change the direction of a force and make the work easier. It is used to lift a bucket of water from a well and to raise a flag on the top of a flagpole। ठीक है, आपने ये देखा भी होगा जब फ्लैग होस्टिंग करते हैं ना, आपने अपने स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो क्या करते, जो भी चीफ गेस्ट होते हैं ना वो ऐसे कुछ रस्सी खींचते हैं, तो जो फ्लैग होता है वो होस्ट हो जाता है ना। ये सेम क्या होता है, पुले होता है। यहां से मैं रस्सी खींचूंगी, मस्त ये जो लोड है वो ऐसे ऊपर आ जाएगा, या तो फिर ऊपर है उसको ऐसे नीचे भी उतार सकती हूँ, टू वे में कर सकती हूँ, है ना। नीचे है तो ऐसे खींच के ऊपर भी ला सकती हूँ, ऊपर है उसको धीरे से ऐसे ऐसे रस्सी छोड़ के नीचे भी जाने दे सकते हैं। तो ये क्या है, फिक्स पुले है। इन मूवेबल पुले, मूवेबल पुले में क्या होता है, मूवेबल पुले द एक्सेल इज नॉट फिक्स टू एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। तो जो एक्सेल होती है ना वो फिक्स नहीं होती किसी सपोर्ट से। द लोड इज डायरेक्टली अटैच टू द पुले, जो लोड होता है ना, लोड वो डायरेक्टली ही अटैच होता है पुले से, डायरेक्टली लोड ही अटैच कर दिया। This type of pulley helps to lift heavy loads with a lesser effort than fixed pulley। तो ये जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट मूव करने की बात आती है ना, तब ये मूवेबल पुले का यूज होता है। इट इज यूजुअली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द फिक्स्ड पुले। फॉर एग्जांपल अ क्रेन यूज बोथ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलेज टू लिफ्ट हैवी लोड्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिक्स्ड पुले है, फिक्स्ड पुले के साथ जो है वो मूवेबल पुले अटैच किया, है ना, दो पुले को एक साथ काम पे लगा दिया, एक फिक्स है एक मूवेबल है। मूवेबल में क्या होगा, जो डायरेक्ट लोड है ना डायरेक्ट ही उसको लगा देंगे, डायरेक्ट ही हमने लोड लगा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि ये रस्सी का जो एंड है वहां पे डायरेक्ट ही लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मूवेबल पुले का एग्जाम्पल और ये है फिक्स पुले का एग्जाम्पल। अभी देखते हैं नेक्स्ट, इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन क्या है, a slope or a flat surface raised at an angle to move heavy load with less effort is called an inclined plane। Example is ramps in the hospital and slides in a playground। तो inclined plane सिंपली एक ढलान है, ढलान होगी तो क्या होगा, वर्क इजी हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक ट्रक है, ट्रक के अंदर आपको भारी सामान चढ़ाना है। अभी ट्रक के अंदर भी ट्रक की हाइट करीबन इतनी होगी, मुझे कोई भी चीज रखनी है तो ऊपर कोई खड़ा होगा, यहां से उठाना पड़ेगा, वहां पे देना पड़ेगा। बट उसके बीच में अगर कुछ ढलान जैसा रख दिया है ना, कुछ ढलान बना दी, तो उसके ऊपर से सामान को ले जाना, ऊपर से अनलोड करना या फिर लोड करना कितना इजी हो जाएगा। सिर्फ एक इंक्लाइन प्लेन, एक स्लॉप रखना है एक, बस कितना इजी काम हो जाएगा। ठीक है, आप जो प्लेग्राउंड में स्लाइड देखते हो वो भी इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल है।
चढ़ते चढ़ते सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, बट जैसे स्लाइड आ गई कितना मजा आता है ना, तुरंत ही ऐसे नीचे आ जाते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन क्या हो जाता है, काम जो हैवी लोड्स है उनको ऊपर या नीचे आसानी से भेज सकते हैं। अगर ट्रक में से सामान उतारना भी है तो ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो टूट जाएगा, बट इंक्लाइन प्लेन होगा, स्लॉप होगा बीच में, उस पे से ढलान से जाएगा तो धीरे धीरे वो चले जाएगा। ये होता है इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट इज वेज। वेज क्या है, अ वेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू इंक्लाइन प्लेन्स आर जॉइंड टुगेदर। तो ये वेज जो है वो दो इंक्लाइन प्लेन को जोड़ के बनता है, ठीक है, एक ढलान है दूसरी ढलान है, उसको जोड़ के बन जाएगा। इसका एग्जांपल है अ शार्प नाइफ। घर में जो चाकू होता है ना, वो आप देखोगे ना तो उसका जो एक एंड होता है वो बहुत ही पतला होता है और एक एंड होता है वो एकदम कैसा होता है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो यहां से जो है चीजें कट होती है ना, जो पतला वाला है वो अंदर चला जाएगा और जो थोड़ा सा मोटा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, बट क्या होता है चीजों को दो हिस्से कर देता है, ठीक है। एक्स जो होती है उसमें आपको इजीली देख पाओगे कि यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, ठीक है, मतलब पतला सा, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन है ना जो उसके नीचे होगा। तो ये दो इंक्लाइन प्लेन मिलके क्या करेंगे, लकड़ियों को आसानी से दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। It is used to cut things. A knife and an axe are example of wedge. Knife मतलब चाकू और जो axe होती है कुहाड़ी, ये एग्जाम्पल है वेज के। ओके, तो हमारा जो लास्ट है वो है स्क्रू। स्क्रू आपने देखा होगा, स्क्रू जो होता है और जो नेल होता है उसमें फर्क होता है। जो नेल होती है ना वो देखना और एक स्क्रू देखना, उसमें क्या डिफरेंस है। आप जो एक नेल देखोगे ना वो तो आपको एकदम प्लेन दिखेगी कि भाई इसमें तो कुछ है नहीं, बट जो स्क्रू होगा उसमें आपको स्पाइरल कुछ चीज दिखेगी, है ना, कि जो मेटल का बना हुआ है वो मेटल का एक स्पाइरल किया हुआ है। अ स्क्रू इज अनदर टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन। It is formed when inclined plane wrap around a straight rod like structure. तो ये भी इंक्लाइन प्लेन का ही एक फॉर्म है। यहाँ पे जो इंक्लाइन फ्रेम है वो एक रॉड लेते हैं, रॉड के अराउंड इंक्लाइन प्लेन को क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं। A screw has a spirally grooved surface with a pointed end. उस स्क्रू में क्या होता है, स्पाइरली ग्रूव्ड सरफेस होती है ना, स्पाइरल किया हुआ होता है और एक एंड होता है जो पॉइंटेड एंड होता है। It is used to hold thing together. वो यूज कहां पे आता है, दो चीजों को जोड़ने में। The attaching end of some light bulbs is an example of screw. लाइट बल्ब का अटैचमेंट होता है, वहां पर भी देखने मिलता है। ये क्या होता है, ये यहाँ पे है ना, ये ऐसे फिर पूरा घूम के आएगा वापस यहाँ पे, फिर ऐसे पूरा घूम के आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, दो चीजों को जोड़ देता है। We use screw to join two wooden planks together strongly. दो लकड़े जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए टेबल्स चेयर्स वगैरह में ना, टेबल्स में आप देखोगे कि स्क्रू लगा हुआ है, बेंच पे भी आप देखोगे कहाँ स्क्रू लगे हुए हैं। तो स्क्रू क्या करते हैं, दो चीजों को जोड़ देते हैं, है ना, इंक्लाइंड प्लेन इंटू रॉड। एक रॉड होती है, रॉड के अराउंड क्या होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, उससे चीजें सारी अच्छे से जुड़ जाती है। दो चीजों को जोड़ना है तो क्या करते हैं, होल करके एक स्क्रू डाल दिया, दो चीजें जुड़ गई। इंक्लाइन प्लेन का ही फॉर्म है। इंक्लाइन प्लेन को अगर हम सिंपली देखेंगे तो ऐसे एक रैंप दिखेगा हमें, ठीक है। अगर दो इंक्लाइन प्लेन जोड़ दिए तो बन गया वेज बन गया। अगर इंक्लाइन प्लेन को एक रॉड के अराउंड स्पाइरली अरेंज कर दिया तो बन गया स्क्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड एनर्जी वो फिनिश होता है। इतना ही चैप्टर था। फोर्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, तो आपको तो पता चल ही गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये डाउट है, इसमें क्या था, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करवाए तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।